चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन किसका है पता है? अध्याय शख्स का मुद्रा एवं मुद्रास्फीति का, मतलब इन्फ्लुएंस का। और इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स का ही पढ़ने जा रहे हैं, तभी तो छठा अध्याय पढ़ेंगे, है ना? तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अर्थ है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ जैसे ही पूछेगा तो आप ऑप्शन नंबर सी लगा के चलाइएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु और सेवाओं के समान मूल्य में जो है सतत वृद्धि होता है, मतलब वृद्धि होते रहता है सतत रूप से, लगातार रूप से, ऐसे बोल सकते हैं, सतत वृद्धि हो तभी मुद्रास्फीति का अर्थ होता है। अब मुद्रास्फीति को और जानना है तो सुन लीजिए। वो सब डिमांड पे होता है, आपूर्ति सप्लाई पे होता है, ये सब पे होता है। क्यों होता है चलिए जानते हैं। तो सुनिए, जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो तो वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। मतलब अगर मान लीजिए वस्तु और सेवा की डिमांड बढ़ जाए और डिमांड में अगर कंपेयर होने लगे, तुलना में अगर सप्लाई कम हो जाए, मतलब आपूर्ति जो है कम हो जाए, तो वस्तु और सेवा के मूल्य जो होते हैं, दाम जो होते हैं, उसमें वृद्धि होने लगेगा। समझ गया? चलिए, यदि यह मूल्य जो है मूल्य वृद्धि, यदि यह मूल्य वृद्धि मतलब प्राइस जो राइज होता है, तो मूल्य वृद्धि लगातार होती रहे तो मुद्रा की क्रय शक्ति, ठीक है, जो क्रय मतलब खरीदने वाला परचेजिंग पावर कहते हैं, में क्या आएगी? कमी आ जाती है। तो क्रय शक्ति में कमी आ जाती है। इस स्थिति को ही मुद्रास्फीति कहते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंस कहते हैं। मुद्रास्फीति के कारण जो है बचत मतलब सेविंग एवं निवेश जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चा करते हैं, में कमी आती है। मुद्रास्फीति के कारण ही बचत में और निवेश में कमी आती है, जबकि ब्याज दरों में वृद्धि होती है। जबकि ब्याज दरों में क्या होती है? वृद्धि होती है तथा मुद्रा का अवमूलन हो जाता है। क्या हो जाता है? अवमूलन हो जाता है, डिवैल्यूएशन हो जाता है, मतलब अवमूलन हो जाता है। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या है सुनिए। दूसरा प्रश्न है कि किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को कहते हैं, है ना? क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। अब चलिए जानते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जो हम पढ़े हैं, जो कि जिससे हम प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक मनी ही होगा ना, प्लास्टिक से बनता है। तो प्लास्टिक मनी नकदी मतलब कैश अथवा कागजी मुद्रा का एक विकल्प है। मतलब जो हम लोग नकदी देते हैं या कागज का मुद्रा जो बनता है, उसका एक विकल्प माना गया है प्लास्टिक मनी का, जिसके माध्यम से नकदी का प्रयोग किए बिना भुगतान किया जा सकता है। मतलब कैश दिए बिना भुगतान कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड एवं एटीएम कार्ड आदि जो हैं प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं। किसके हैं? प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं। वस्तु मुद्रा की अगर हम बात करेंगे, वस्तु मुद्रा मतलब वस्तु विनिमय हेतु। धातु मुद्रा तथा कागजी मुद्रा के बाद प्लास्टिक मुद्रा चतुर्थ पीढ़ी मतलब चौथे पीढ़ी की मुद्रा है। तो प्लास्टिक मुद्रा जो है हमारा फोर्थ जनरेशन का मुद्रा है, ये जरूर ध्यान रखना है। वर्तमान में क्रिप्टो मुद्रा की बात करते हैं, तो क्रिप्टो मुद्रा के रूप में, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, है ना, के रूप में एक डिजिटल मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? डिजिटल जो है करेंसी का प्रचलन प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ। जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन का नाम सुने होंगे, लिटकॉइन का नाम सुने होंगे, है ना, किसका? लिटकॉइन का नाम सुने होंगे, रिपल का नाम सुने होंगे। ये सब जो है हमारा डिजिटल मुद्रा है, ठीक है। जो कि बिटकॉइन आप देखे होंगे, बिटकॉइन जीत गए, इतने बिटकॉइन आपके पास है, इतने बिटकॉइन है, इतने लिटकॉइन है, ये सब जो है ध्यान रखना होगा। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया? बताइए। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया, ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1957 से किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1 अप्रैल 1957 से किया गया था। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत में 1 अप्रैल 1957 को मतलब 1957 से मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई। क्या अपनाई गई? मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई।
इसके अंतर्गत अगर देखें तो रुपया का मूल्य एवं नाम अपरिवर्तित रहा, परंतु इसे 100 पैसों में विभाजित किया गया। क्या किया गया? 100 पैसों में विभाजित किया गया। 100 पैसों में विभाजित कर दिया गया था। इसके पूर्ववर्ती की अगर बात करें, मतलब पहले की बात करें, पूर्ववर्ती की बात करें, पूर्ववर्ती विभाजन 16 आना और 64 पैसे समाप्त कर दिए गए। इससे पहले जो है, पहले 16 आना चलता था, 64 पैसे चलता था, जो कि उसे समाप्त करके 100 पैसे में विभाजित कर दिए गए। 1 अप्रैल 1957 के बाद ढाले गए नए सिक्के 1, 2, 5, 10, 25, 50 पैसे को नया पैसा बहुवचन में नए पैसे के नाम जो है दिया गया। तो मान लीजिए 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 25 रुपया और 50 रुपया, इस तरह का बांटा गया। 1 जून 1964 को, मतलब 1964 को, तो 1 जून 1964 के बाद इन सिक्कों से नया शब्द हटा दिया गया। जो नया शब्द जुड़ा था उसे हटा दिया गया। समझ गए? एक है, 2 है, 5 है, इस सबसे हटा दिया गया। नया शब्द जो है हटा दिया गया। नया पैसा की जगह पे पैसा सिर्फ हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर बात करें चौथे प्रश्न की, तो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो भारत में मुद्रास्फीति दर की अगर माप की बात करें तो किस आधार पर होगी या किस आधार पर होती है? तो ये होता है उपरोक्त में से सभी मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचांक पर होगा, थोक मूल्य सूचांक पर होगा, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचांक पर होगा, ये सब पर होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI, थोक मूल्य सूचांक WPI तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचांक के आधार पर की जाती है। थोक मूल्य सूचांक के आधार पर मुद्रास्फीति का आकलन अपेक्षाकृत सरल होती है या सरल होता है, परंतु इससे उपभोक्ता को वास्तव में प्राप्त होने वाली वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं हो पाता या नहीं कर पाते हैं। ठीक है। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचांक के आधार पर किया जाता है। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक द्वारा। आधार वर्ष अगर पूछे तो 2012 के हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उपभोक्ता मूल्यांक सूचांक का शॉर्ट फॉर्म CPI, थोक मूल्य सूचांक का शॉर्ट फॉर्म WPI, जीवन निर्वाह लागत सूचांक के आधार पर ही की जाती है। ये बात ध्यान रखें, जीवन निर्वाह के आधार पर नहीं ना बटेगा भाई, है कि नहीं? समझते होंगे आप। चलिए 5वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन है। तो असत्य कथन जो है क्या है? तो वो है हमको D। मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मुद्रास्फीति के विषय में अगर असत्य कथन बोल रहा है तो यहाँ पे देखिएगा तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं होता है। घटना इसको मत मानिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या होगा। तो किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो तथा मुद्रा के मूल्य में कमी हो तो उस समय मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या होती है? मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इसे मुद्रा प्रसार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गणना हेडलाइन स्फीति तथा कोर स्फीति के द्वारा की जाती है। मतलब कोर स्फीति के द्वारा भी की जाती है। हेडलाइन स्फीति में खाद्य एवं ईंधन को सम्मिलित किया जाता है। खाद्य एवं ईंधन को सम्मिलित किया जाता है, जबकि कोर स्फीति में इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है? इसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, कोर स्फीति में नहीं किया जाता है। चलिए, ये सब ऐसे पढ़ने लायक है। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न क्या है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो ये क्रेडिट कार्ड में किया जाता है। तो स्मार्ट मनी जैसे शब्द का बात होगा तो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रेडिट कार्ड में किया जाता है। तो स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग जैसे ही होगा क्रेडिट कार्ड को टिक लगा के आ जाएगा, क्योंकि उसी में किया जाता है। बैंकिंग भाषा में बचत खाता तथा चालू खाता को जो है मांग देयता, डिमांड
लिएबिलिटी बोलते हैं, लिएबिलिटी बोलते हैं। मांग देयता कहा जाता है। सही बात है, बचत खाता को और चालू खाता को ही तो मांग कहा जाता है, डिमांड देयता कहेंगे, है ना? समझ गए। 7वां प्रश्न क्या सुनिए, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? पलायन मतलब गायब, लुप्त हो जाने की हो, तो हॉट मनी कहते हैं उसे। हॉट मनी आया, हाथ जला और चला गया। सुनिए, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, क्या हो? शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, उसे हॉट मनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हॉट मनी कहते हैं। अमेरिकी डॉलर, येन, यूरो आदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को हॉट मनी माना जाता है। क्या माना जाता है? हॉट मनी माना जाता है। जबकि अगर देखा जाए तो टोकन मनी जो है सांकेतिक मुद्रा को कहा जाता है। तो टोकन अगर मनी की बात करेंगे तो उसे सांकेतिक मुद्रा को कहा जाता है, सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। भारत में सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1325 से लेकर 1351 तक चलाई गई थी। कौन चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था। कौन सा? सांकेतिक मुद्रा चलाया था, सिंबल वाला है। चलिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है कि रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है। क्या अर्थ है बताइए? तो रुपये में पूर्ण परिवर्तनता या पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो वो अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, रुपया सभी प्रकार के विनियमन, क्या है? विनियमन मतलब लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा में परिवर्तनशील है। चलिए ये हम जान गए, इसके डिटेल जानिए। तो देखिए, रुपया में पूर्ण परिवर्तनीयता जो आता है उसका कारण क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो सुनिए, रुपया महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, रुपया जो है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में पूंजी खाते एवं चालू खाते पर बाजार आधारित कीमतों पर पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो बाजार आधार पर ही पूर्ण परिवर्तन होते रहता है। वर्तमान में भारतीय जो रुपया है चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है, चालू खाते पर ही है। जैसे पूंजी खाते या चालू खाते दो ही हैं। तो भारत हमारा है, भारत का जो रुपया है वो चालू खाते पर है, समझ गए? परंतु पूंजी खाते पर आंशिक परिवर्तनीय है, मतलब बहुत कम आंशिक रूप से है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न क्या है सुन लीजिए। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मुद्रा आपूर्ति मापने का सबसे तरल माप है? तरल है, द्रव रूप से है, कौन सा है? तो ये सिंबल के हिसाब से बताना है तो M1 है। क्या है? M1 है। अब M1 है तो चलिए हम जानते हैं M1, M2, M3, M4 क्या है। तो M1 मुद्रा आपूर्ति मापने का सबसे तरल माप है। क्या है? सबसे तरल माप है। घटते क्रम में मुद्रा आपूर्ति की तरलता का क्रम निम्नवत है। क्या है? निम्नवत है। M1, M2, M3, M4 है। क्या है? M1, M2, M3 है। ठीक है, कैसे? अब चलिए जानते हैं M1 क्या है। तो M1 जान लीजिए कि लोगों के पास नगद, नगद मतलब नोट या सिक्का, प्लस बैंकों के पास नगद जमा, प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ये सब जो है जुड़ा हुआ है। तो M1 में आएगा। M2 में क्या आएगा? तो M2 में आएगा M1 तो प्लस हो जाएगा, M1 प्लस डाकघरों के मांग आ जाएंगे। तो हुआ कि नहीं? M1 तो सब में आ गया। M1 क्या आ गया? नोट आएगा, सिक्का आएगा, मतलब नगद आएगा। उसमें बैंक के पास जो नगद जमा है, रिजर्व बैंक के पास जो जमा है वो हो गया। और M1 को जोड़ दीजिए डाकघरों के मांग जमा में, तो M2 निकल जाएगा। अब M3 निकालना है तो M3 में क्या करना है? M1 को तो जोड़ना ही है, प्लस बैंकों के पास जो है सावधि जमाएं अथवा अन्य जमाएं जोड़ दीजिए। बस बैंक के पास जो जमा है वो भी प्लस में आ जाएगा, या बैंक के पास जो दूसरा जमा है वो भी सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन M4 में क्या हो जाएगा कि M3 को कर दीजिए और प्लस डाकघर के सकल जमा को कर दीजिए, मतलब सावधि जो होता है, क्या होता है सुनिए, सावधि एवं मांग जमा, यही होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे। तो M4 में, M3 में यही होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए
10वां प्रश्न क्या है, सुनिए। 10वां प्रश्न क्या है, सुनते हैं। अगले दिन वापसी की शर्त पर दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? तो इसे ऑप्शन नंबर सी कॉल मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल मनी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉल मनी कहते हैं। सुनिए, अगले दिन वापसी की शर्त पर प्रदान किए जाने वाले ऋण को कॉल मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल मनी कहते हैं। तथा इस पर दिए जाने वाले ब्याज की दर को कॉल दर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल दर कहते हैं। कॉल मनी के विनियम क्या है? विनिमय हेतु स्थापित संस्थागत व्यवस्था को कॉल मनी मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल मनी मार्केट कहते हैं। ये क्लियर हो गए। अगर बात करेंगे 11वां प्रश्न का, तो मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वृद्धि करना चाहिए। तो वृद्धि करना है। आगे चलिए। मुद्रास्फीति वस्तुओं के मूल स्तर में वृद्धि की स्थिति है, इसलिए यह मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कर की दर में वृद्धि करनी चाहिए। कर की दर, टैक्स है ना, उसमें करनी चाहिए, क्योंकि बढ़ी हुई जो कर दरें हैं, टैक्स जो है, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अतिरिक्त मुद्रा को कम कर देती है। क्या करती है? अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध होता है अतिरिक्त मुद्रा, मतलब पैसे से ज़्यादा पैसा, तो उसे कम कर देगी, कम कर देता है, कम कर देता है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें, इसके अतिरिक्त मौद्रिक नीति भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित, कंट्रोल करने का प्रमुख साधन है। मौद्रिक नीति भी कंट्रोल करने का काम करता है। समझ गए? चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, इसलिए पढ़ते हुए चलिए। 12वां प्रश्न की बात करेंगे। 12वां प्रश्न क्या है, सुनिए। मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित, मतलब कंट्रोल किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा के प्रवाह को घटाकर। मुद्रा के प्रवाह को घटाकर। चलिए देखते हैं। बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को मुद्रा की आपूर्ति को कम करके नियंत्रित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए मौद्रिक साधनों जैसे CRR, बैंक दर, रेपो दर आदि का प्रयोग किया जाता है। यह कार्य जो है रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह कार्य जो है रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति का वार्षिक वर्ष 4 प्लस माइनस कर दीजिएगा, प्लस करके 2 कर दीजिएगा और परसेंटेज में कर दीजिएगा, तो वार्षिक लक्ष्य हो जाता है। तो वार्षिक लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है, जिसे अर्जित पटेल समिति, क्या कहते हैं? अर्जित पटेल समिति की अनुशंसा के आधार पर अपनाया गया। क्या किया गया? अर्जित पटेल समिति की अनुशंसा पर अपनाया गया। इसी के आधार पर अपनाया गया अर्जित। ठीक है, एक बात जान लीजिए, ये जो लक्ष्य रखा जाता है वो बहुत अच्छा होता है। मैं आपसे ज़्यादा बोलने योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा जो है बोलना चाहता हूँ कि लक्ष्य जो है, लक्ष्य को पाने की कोशिश मत कीजिए, लक्ष्य को जीने की कोशिश कीजिए। लक्ष्य जीना सीख जाइएगा ना, तो अपने आप वो ईश्वर आपको हाथों में दे देगा। समझ गए? ये वास्तविक सच है, अपना के देखिए। कोई भी लक्ष्य के मार्ग में जा रहे हैं, उसे जिए, एंजॉय कीजिए, वो लक्ष्य को एकदम हूबहू अपने आप में उतार लीजिए, आपको वो मिलेगा। अगर मन पढ़ने का जुनून है तो अपने आप वो हो जाएगा। जॉब लेना है तो आगे पढ़ने को जी लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, कब आएगा, कैसे आएगा, देखिए अपने आप रिजल्ट आएगा। 13वां प्रश्न क्या है, सुनिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का आधार वर्ष क्या है, जिसके अंतर्गत वह पुराने आंकड़ों को संशोधित कर नए आंकड़े जारी करता है? बताइए, मतलब पुराने आंकड़े का संशोधित कर देता है और उसकी जगह पे नए आंकड़े को जारी करता है। तो समय ईयर्स बताना है, वर्ष बताना है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का,
है ना, मतलब NSO का बताना है। वार्षिक वर्ष तो वर्ष 2011 और 12 इसी के हिसाब से बताया गया, जो कि हम पढ़े थे शुरू में ही। तो सुनिए, पूर्व में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय खाता के आकलन का आधार वर्ष 2004 और 5 था। क्या था? 2004 और 5 था, जिसे वर्तमान में वर्ष 2011 और 12 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 11 और 12 कर दिया गया। यह कार्यालय जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। समझ गए? इसी के आधार पर कार्य करता है, तो मंत्रालय याद रखिएगा। चलेंगे आगे, इसमें तो पढ़े हुए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले 4 और 5 में था, बाद में 2011 और 12 के हिसाब से हो गया। कुछ शब्द जो है ना टेढ़ा होता है। चलिए 14 प्रश्न क्या है सुनिए। वस्तु की मात्रा कम हो और धन की उपलब्धता अधिक हो तो निम्न में से कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी? कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी? तो वो मुद्रास्फीति होगा। क्या होगा? मुद्रास्फीति होगा। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन होगा। कैसे? अब चलिए बताते हैं। मुद्रास्फीति वस्तु के मूल्य स्तर में जो है समान वृद्धि है। अब देखिए, मुद्रास्फीति जो होता है, मतलब इन्फ्लेशन जो होता है, वो जब भी होगा तो वस्तु के मूल्य पर ही होगा, मूल्य के स्तर पर ही होगा। तो मूल्य के स्तर में समान वृद्धि करेगा, ऐसा नहीं कि उतार चढ़ाव करेगा, समान वृद्धि करेगा। समान वृद्धि ही माना जाता है, ये ध्यान रखना होगा। और दूसरे शब्द में अगर हम मुद्रास्फीति को जानते हैं, तो दूसरे शब्द में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण मूल्य में होने वाली वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाएगी। लीजिए, दूसरे शब्द में अगर हम पढ़ें तो मुद्रा आपूर्ति मतलब जो सप्लाई आता है, सप्लाई में वृद्धि के कारण मूल्य में जो होने वाला वृद्धि है, उसी को तो कहेंगे, उसी ग्रोथ को कहेंगे मुद्रास्फीति, है ना। अर्थात कुछ वस्तुओं के लिए अधिक धन देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कुछ वस्तुओं के लिए अगर बात करें तो अधिक धन देने की आवश्यकता है। इसे हम मांग जयन मुद्रास्फीति भी कहते हैं या मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलिएगा। 15वां प्रश्न क्या है सुनिए। तत्कालिक रूप में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का जो है उपयोग किया जाता है? किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, धन के प्रवाह में कमी। क्या कहते हैं? धन के प्रवाह में कमी। ठीक है ना, धन के प्रवाह में कमी। मुद्रास्फीति से तात्पर्य है वस्तुओं के मूल्य का समान स्तर से बढ़ जाना और साथ ही मुद्रा आपूर्ति में भी वृद्धि होना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपयोग में मुद्रा आपूर्ति को कम करना शामिल है। मतलब देखिए, मुद्रास्फीति का तात्पर्य तो हम पढ़े ऊपर, लेकिन और जान लीजिए तो वस्तु के मूल्य का समान स्तर से बढ़ जाना, समान स्तर से बढ़ जाएगा, समान स्तर से मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा और साथ ही मुद्रा आपूर्ति जो सप्लाई होता है, सप्लाई में भी वृद्धि हो जाएगा। अब जैसे ही बढ़ेगा तो भाई सप्लाई में भी वृद्धि होगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय में क्या करना होगा? तो हमको उसको कंट्रोल करना है, तो क्या करेंगे? तो मुद्रा आपूर्ति को कम करना होगा, मतलब सप्लाई को कम करना होगा और सप्लाई को शामिल करना होगा कि कम सप्लाई हो, जिसका नियंत्रण कौन करेगा? रिजर्व बैंक द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? रिजर्व बैंक द्वारा होगा। और खुले बाजार, रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो दर और नगद आरक्षित अनुपात आदि के माध्यम से किया जा सकता है। इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? तो खुले बाजार की क्रिया द्वारा करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा करेंगे, रेपो दर द्वारा करेंगे। यहाँ पर नगद आरक्षित जो होता है, नगद पैसा कैश जो होता है, उसका जो है रिजर्व करेंगे और उसी अनुपात पर हम उस अनुपात के माध्यम से ही हम इसे रोक सकते हैं, है ना। चलिए बस इतना जानना हो कुछ नहीं, क्योंकि मुद्रास्फीति पढ़ रहे हैं तो जरूरी है जानना ये सब। और जान लीजिए 16वां प्रश्न क्या है कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब समग्र आपूर्ति, क्या समग्र आपूर्ति? तो समग्र आपूर्ति मांग से कम हो। तो समग्र मांग से कम होगा तभी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं होता है ना। अब कैसे? तो जान लीजिए, मुद्रास्फीति वस्तु आपूर्ति में कमी और मांग में वृद्धि की स्थिति में वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देती है।
यदि कुल आपूर्ति कुल मांग से थोड़ी भी कम है तो भी वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। ये हम पढ़ लिए। अगर बात करें 17वां प्रश्न का, तो सस्ती मुद्रा से क्या आशय है? सस्ती जो चीप जो मनी है, उससे क्या आशय है, क्या मतलब है? तो वो है कम ब्याज दर। क्या है? कम ब्याज दर। अब कम ब्याज दर है तो सुनिए, सस्ती मुद्रा से तात्पर्य है कि मुद्रा की आसानी से उपलब्धता, अर्थात ब्याज की दर को कम करके मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। अपस्फीति के समय ब्याज दर को कम किया जाता है, जबकि बाजार में जो है कुल मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर मंदी की स्थिति में या मंदी की स्थिति से निपटा जा सके। किससे? मंदी जो स्थिति बढ़ रहा है उसको निपटा जा सकता है या निपटाया जा सकता है। बस डायरेक्ट सवाल ये है। निपटाना मतलब जल्दी जल्दी ठीक करो उसको, है ना। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है अपस्फीति एक स्थिति है जिसमें, आप देखिए मुद्रास्फीति पढ़े, आप स्फीति पढ़ेंगे। अपस्फीति क्या है? तो ये मुद्रा के मूल्य बढ़ाते हैं, ये मुद्रा के मूल्य बढ़ा जाते हैं। देखिए आप कैसे बढ़ाते हैं, देखिए अपस्फीति मतलब डिफ्लेक्शन ऐसे बोलिएगा। मुद्रास्फीति की विपरीत दशा है, उल्टा दशा में है। ये बेचारा सामान करने में रह जाता है, इसे सामान थोड़ा बढ़ाने में रह जाता है ये बेचारा, और ये उल्टा काम कर देता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की अधिक उपलब्धता के कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। लीजिए मुद्रा का मूल्य ही कम हो जाएगा, दाम ही कम हो जाएगा। जबकि अस्फीति की दशा में बाजार में वस्तुओं का मूल्य कम होने लगता है। लीजिए आप देखिए मुद्रास्फीति में अगर मान लीजिए कि मुद्रास्फीति में मुद्रा की अधिक उपलब्धता के कारण क्या होता है? मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? उपलब्ध के हिसाब से कम हो जाता है, तो मुद्रास्फीति है, ये तो सही है। अब ये का कम करेगा, स्फीति क्या काम करेगा? स्फीति जो है, स्फीति की दशा में अगर देखें तो बाजार में जो है वस्तु का मूल्य कम होने लगता है, जिससे उपभोक्ता भविष्य में वस्तुओं के मूल्य और कम होने की संभावना के कारण उपभोक्ता वस्तुओं का तत्कालीन उपभोग कम कर देते हैं। अब लीजिए तत्कालीन जो है उपभोग ही कम कर देता है, तो बेचारा मुद्रा भी तो घाटा में जाएगा ना, यही गड़बड़ बात है। चलिए परिणाम स्वरूप अगर देखें तो बाजार में पूंजी का अभाव हो जाता है। पूंजी का अभाव होगा, ये स्फीति हो रहा है, घट रहा है भाई, बढ़ने की जगह पे घट रहा है, तो ये होगा। तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा, मुद्रा का मूल्य तो बढ़ जाएगा, दाम बढ़ जाएगा, दाम बढ़ेगा तो हालत खराब हो जाएगी। देखिए नॉर्मल बात है कि अगर मान लीजिए पैसा बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, तो सामान अगर मान लीजिए कम है तो दाम तो बढ़ेगा ही। अगर सामान ज़्यादा है तो दाम कम जाएगा। वही बात तो यहाँ पे है मुद्रास्फीति और अपस्फीति में। अपस्फीति क्या है कि हमारा जो है मूल्य का दाम बढ़ा देता है, तो बेचारा इतना पैसा कहाँ से लाएँगे हम किसी भी सामान को खरीदने के लिए। मुद्रास्फीति क्या है? बेचारा समान स्तर पर रहता है, थोड़ा-सा बढ़ता है ज़्यादा-ज़्यादा, तो बहुत अच्छा है ना वो। यही अंतर है, दोनों एक-दूसरे के विपरीत है। बस इतना ही जानना था और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा-सा समझ में नहीं आता है, बस 1-2 बार सुनिएगा मेरे वीडियो को, पक्का सुनाई देगा। इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मुद्रास्फीति से, ये मैं बता देता हूँ। तो अब मुद्रास्फीति, अपस्फीति में अंतर तो कर लिए होंगे, अब तो गलती नहीं करिएगा। मतलब जैसे ही देखिए, मुद्रास्फीति क्या है? बेचारा समान रूप से माँग और पैसा दोनों को बैलेंस करता है। अगर मान लीजिए बढ़ भी जाता है तो भी अपना ज़्यादा-ज़्यादा थोड़ा-सा स्तर बढ़ाएगा। लेकिन अपस्फीति क्या है ना कि पैसे का मूल्य ही बढ़ा देगा। तो इतना पैसा का मूल्य बढ़ा देगा तो दाम तो मेरा जो सामान लेने जाएँगे उसकी औकात तो नहीं होगी ना मेरे पास। कोई भी, मान लीजिए हम ही कोई सामान लेने जा रहे हैं और पैसा का दाम बढ़ा दे, एकदम मूल्य बढ़ जाता है कोई भी सामान का, मुद्रा का, तो हम बताइए कोई भी सामान लेंगे तो हमको हालत खराब हो जाएगा लेने में। मोबाइल ही लेना हो, टीवी लेना हो तो हालत खराब हो जाएगा ना जी, है कि नहीं? तो ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने बताया, बहुत सिंपल बात है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 19वां प्रश्न क्या है सुनिए। निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार द्वारा देश में मतलब नकदी की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए? नकदी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी मुद्रा अपस्फीति में। अब देखिए नकदी की मात्रा ही बढ़ा दी जाएगी, कैश की बढ़ा दिया जाएगा, तो समझिए मुद्रास्फीति होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं अपस्फीति की बात करते हैं। अपस्फीति की बात करेंगे तो वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में सतत गिरावट है। क्या है? सतत गिरावट है। इसलिए विभिन्न सरकारी खर्च या कर की दरों में कटौती के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति करके इस स्थिति से निपटाया जा सकता है। क्या जा सकता है? निपटा जा सकता है, मतलब निपटाया जा सकता है। इस अवधारणा को पंप प्राइमिंग कहते हैं।
अगर मान लीजिए अपस्फीति हम पढ़ रहे हैं, डिफ्लेशन पढ़ रहे हैं, तो सुन लीजिए वस्तु या सेवा कोई भी हो, वस्तु सेवाओं में अगर मूल्य में सतत गिरावट आ रहा है, मतलब लगातार गिरते जा रहा है वस्तु में और सेवा में, तो मूल्य का दाम तो बढ़ते जाएगा ना जी, बढ़ते जाएगा। इसलिए विभिन्न सरकारी खर्चों या कर की दरों में क्या होगा? कटौती होते जाएगा, छटाछट ज्ञात करने के लिए। अब कटौती होने के माध्यम से क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति क्या होगा? सप्लाई जो क्या होगा? करके इस स्थिति में निपटाया जा सकता है। अब निपटाने की बात हो रही है, नहीं तो समझ जाइए क्या होगा? खर्चा तो बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। इसीलिए उसको क्या किया जाएगा कि इसको निपटाना है अगर मान लीजिए अपस्फीति को हमको कम करना है, तो क्या करेंगे? सरकारी खर्चा को काटेंगे, कर की दरों में कटौती करेंगे, जो कर है उसको कम करेंगे और उसी माध्यम से अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की आपूर्ति है, आपूर्ति को पूरा करेंगे और हम क्या करेंगे? उस स्थिति से हम निपटाएँगे और निपटाया जा सकता है और उससे बच सकते हैं। तो इसी अवधारणा को ही पम्प प्राइमिंग कहते हैं। इसी अवधारणा को इसी अपस्फीति से बचने के लिए ये जो नियम अपनाए हैं, उसी स्फीति को पम्प प्राइम कहते हैं। प्राइमिंग कहते हैं, पम्प प्राइमिंग कहते हैं। इससे निपटने हेतु बोल दीजिए, इससे निपटने हेतु रिजर्व बैंक दर, रेपो दर तथा नगद आरक्षित अनुपात आदि को कम करता है। अब बैंक दर को कम कर दिए, रेपो दर को कम कर दिए, नगदी आरक्षित अनुपात को कम कर दीजिए। अब देखिए स्टैगफ्लेशन में जो है मुद्रास्फीति की दर एवं बेरोजगारी की दर दोनों ही उच्च होती है। अब स्टैगफ्लेशन की अगर जैसे ही बात होगी, तो इसमें क्या हो जाता है कि मुद्रास्फीति की दर एवं बेरोजगारी की दर दोनों ही उच्च हो जाती है। इसके कारण उच्च हो जाएगा, तो इसी को तो संभाल के चलना है ना? तो यही समझना है हम लोग को। चलिए आगे चलेंगे। 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न 20वां प्रश्न क्या है सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? तो हो सकता है तो वह है ऑप्शन नंबर डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। क्या करना? नई मुद्रा का सृजन करना। अब सुनिए यहाँ पे जानते हैं क्या जानते हैं? तो बजट घाटा जो है सरकार के कुल खर्चों का कुल प्राप्ति पर क्या है? अधिक है। यहाँ पे अधिक होना चाहिए, जिसका वित्तीयन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ठीक है, ट्रेजरी बिल के बदले नई मुद्रा जारी जो है करके करता है। क्या करता है? रिजर्व आरबीआई जो क्या करता है कि ट्रेजरी बिल के बदले क्या करेगा? नई मुद्रा जारी कर देता है। ये बात सत्य है, क्योंकि घाटे के वित्तीयन, ठीक है, आप सुनिए, क्योंकि घाटे के वित्तीयन की यह व्यवस्था बाजार में मुद्रा की मात्रा में क्या होता है? वृद्धि करेगी। क्या करेगी? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करेगी, जबकि वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत बनी रहती है। मतलब मुद्रा जो सप्लाई है, वस्तु के सप्लाई जो होता है वो हमेशा बना रहेगा, इक्वल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो पहले से बना रहता है, जिससे अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण मुद्रास्फीति इन्फ्लुएंस जो है ज़्यादा हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2021 से 2026 के लिए प्लस डैश करके, मतलब डिवाइड करके -2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है? तो वो किया है भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। अब चलिए इसके बारे में हम सिर्फ पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण केंद्रीय बैंकिंग की एक नीति है, जो मुद्रास्फीति की एक क्या होता है? निर्दिष्ट वार्षिक दर प्राप्त करने हेतु मौद्रिक नीति में या मौद्रिक नीति के संयोजन पर आधारित है। क्या है? नीति के संयोजन पर आधारित है, ये जरूर ध्यान रखना है। यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार का। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
इसको केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाया जाता है, सेंट्रल बैंक द्वारा, जब वह केवल किसी दिए गए मुद्रास्फीति लक्ष्य के आसपास मुद्रास्फीति को रखना चाहता है, तभी ये काम होता है और ये केंद्रीय बैंक करता है। दूसरा है, आप लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की बात करेंगे। कठोर, एक लचीला, फ्लेक्सिबल। इसको भी केंद्रीय बैंक द्वारा ही किया जाता है, अपनाया जाता है, ये हम जान गए। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरों की स्थिरता, विनिमय दर, उत्पादन, रोजगार आदि को लेकर चिंतित होता है, ये भी हम समझ गए। आगे चलिए। लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य को वर्ष 2016 में अपनाया गया था, ये हमेशा याद रखिएगा। संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 मतलब 1934 लचीली मुद्रास्फीति, लचीला या लचीली बोलिए, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए वैधानिक आधार प्रदान किया गया था, वैधानिक रूप से प्रदान किया गया था, जिसके तहत भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगा और प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित होता है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2021 में 21 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की बात करते हैं तक के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के लिए 4+-2%, ये +-2 है, इंडिकेट करता है प्रतिशत के मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने का निर्णय लिया है। मतलब प्लस में भी माइनस में भी दोनों इंडिकेशन होगा, घटा भी बढ़ा भी दोनों का होगा। चलिए चलते हैं 22वां प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न क्या है कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के किस वर्ग हेतु लाभकारी होता है। मुद्रास्फीति तो लेनदार के लिए, ऋणी के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है, क्योंकि ऋण के लिए अच्छा होता है। क्यों होता है चलिए जानते हैं। तो मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा के मूल्य अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति मतलब खरीदने की शक्ति, परचेज करने की शक्ति कम हो जाती है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है, वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, इसलिए फायदा होता है, जिसका लाभ ऋणी, उत्पादक, व्यापारी आदि को होता है। जो ऋण लेता है उसके लिए फायदा होता है, उत्पादक के लिए, व्यापारी के लिए भी फायदा होता है, तथा हानि किसके लिए, उपभोक्ता के लिए, जो उपभोक्ता करता है, खरीदते वाला बात, ऋणदाता जो ऋण देता है उसके लिए घटा है, साहूकार के लिए घटा है, बचत बैंक खाता धारक के लिए आदि के लिए जो है ये घटा है। समझ गए मुद्रास्फीति। लेकिन ऐसे लाभकारी है किसके लिए, ऋणी के लिए, जो ऋण लेता है, उत्पादन करता है, व्यापारी करता है। 23वां प्रश्न क्या है जानिए। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचांक जिसे CPI IW निकलता है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रम ब्यूरो। क्या आता है, श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो है तो चलिए हम जानते ही, तो सुनिए। उपभोक्ता मूल्य सूचांक जिसे CPI बोलते हैं, CPI में उपभोक्ता के स्तर पर कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापने का प्रयास किया जाता है। यह जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला औद्योगिक श्रमिकों के लिए होता है CPI IW, दूसरा कृषि मजदूर के लिए होता है CPI AL, ग्रामीण मजदूर के लिए होता है CPI RL होता है। एक चौथे नंबर के ग्रामीण शहरी संयुक्त मतलब एक साथ जुड़े होते हैं CPI। इसमें से प्रथम 3 को श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो व अंतिम को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है। मतलब चौथे नंबर वाला को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करेगा, NSO करेगा, ये जान लीजिए, और श्रम ब्यूरो तीनों को करेगा, बस इतना जान लीजिए। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। तो कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये परिभाषित करता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से करता है। ये क्लियर हो गए। अब चलिए जानते हैं। जब मुद्रास्फीति का आकलन करते समय खाद्य एवं ईंधन के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को सम्मिलित नहीं किया जाता है तो इसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात इसके आकलन में उन मदों को जो अर्थव्यवस्था में मांग व उत्पादन की पारस्परिक ढांचे के बाहर हो शामिल नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। जैसे पर्यावरणीय समस्याओं के कारण उत्पादन में देखी जाने वाली कमी होती है। क्या होती है, देखी जाने वाली कमी होती है। तो ये सब जो है पढ़ लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए कि भारत में शीर्ष पंक्ति वाले मुद्रास्फीति आधारित होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता मूल्य सूचांक जिसे संयुक्त कहते हैं, शॉर्ट में सीपीआई सी पर होता है। क्या होता है? सीपीआई सी पर होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बाहरी आवाज को इग्नोर तो थोड़ा करना पड़ेगा। तो सुनिए, मुद्रास्फीति का प्राकृतिक आंकड़ा हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? ये प्राकृतिक आंकड़ा कहलाता है, जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचांक जिसे सीपीआई बोलते हैं के आधार पर तैयार किया जाता है। किस पे किया जाता है? सीपीआई के आधार पर किया जाता है। इसमें खाद्य व ईंधन की कीमतों में होने वाली उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है। जो कि खाद्य होता है, जो ईंधन होता है, उसके उतार चढ़ाव, कीमत में जो उतार चढ़ाव होता है उसको भी शामिल करते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर क्या है, सुन लीजिए। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में थोक मूल्य सूचांक जिसे WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय जारी करता है? तो WPI है ना, ये बताइए कौन सा कार्यालय जारी करता है? तो ये है वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य या उद्योग मंत्रालय। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, थोक मूल्य सूचांक एक मूल्य सूचांक है। क्या है? एक मूल्य सूचांक है जिसमें मूल्यों में होने वाली परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। इसके अंतर्गत केवल वस्तुओं की कीमतों का मूल्य सूचांक ज्ञात किया जाता है। इसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, सेवाओं को क्या नहीं किया जाता है? सम्मिलित नहीं किया जाता है। भारत में WPI को गणना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय में मासिक स्तर पर की जाती है। मासिक मतलब महीने स्तर पर की जाती है। वर्ष 2012 में अगर बात करेंगे तो 12 में क्या है, समुद्री चौधरी कमेटी आया था। इसी के सलाह पे जो है WPI मतलब थोक जो है, यहाँ पे देखिए बढ़िया से कर देता हूँ, थोक मूल्य सूचांक को ही WPI बोलते हैं। का आधार जो है वर्ष अगर बात करें 2004 और 5 था, उसे बदलकर 2011 और 12 कर दिया गया था, मतलब 11-12 के अनुसार होगा। WPI का आधार वर्ष अगर बात करें बदलने के साथ ही इसे संशोधित श्रृंखला में अब जो है 697 वस्तुओं को शामिल किया गया, मतलब 697 मतलब 97 वस्तुएं शामिल किया गया। 27 क्वेश्चन नंबर है कि उत्पादक कीमत सूचांक मापता है, तो वो मापता है ऑप्शन नंबर ए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए हम जानते हैं। तो उत्पादक कीमत सूचांक जिसे प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है, बढ़िया से कर देता हूँ, उत्पादन कीमत सूचांक की अगर बात करें, किसकी बात करें? उत्पादन कीमत सूचांक की बात करें तो वस्तुओं एवं सेवाओं के घरेलू उत्पादक कीमत सूचांक की अगर बात कर रहे हैं तो उत्पादक कीमत सूचांक में वस्तुओं एवं सेवाओं के घरेलू उत्पाद के द्वारा प्राप्त विक्रय मूल्यों में एक समय अवधि में औसत परिवर्तन की माप प्रस्तुत करता है, जिसे PPI विक्रेता की दृष्टि से मूल्य में परिवर्तन को मापता है। तो PPI की दृष्टि से मूल्य में परिवर्तन को मापता है। चलिए आगे चलें, 28 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ठीक है, चलिए आगे चलें, कंट्रोल में सहायता करता है। तो देखिए यहाँ पे है सवाल कि घटा हुआ मुद्रा परिचलन मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक संकुचनकारी मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रसार में कमी लाता है। इसी के माध्यम से मुद्रा में कमी आता है। 29 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो वह होता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा। ये हो गया। अब ये हो गया तो चलिए आगे बात करते हैं। तो सुनिए, ब्याज दर कम होने से
ब्याज दर कम होने से ऋण सस्ते होते हैं, ये हम जानते हैं, जिससे उपभोग व्यय और निवेश व्यय में वृद्धि होती है। एकदम होगा, उपभोग व्यय में भी और निवेश व्यय में भी होगा, निवेश इन्वेस्टमेंट में भी होगा। तीसरा प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए, तीसरा प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर बी 115 करोड़ रुपया रखना चाहिए। कितना? 115 करोड़ रुपया। अब सुनिए, आरबीआई द्वारा अक्टूबर 1956 में 56 से ही नई मुद्रा जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित पद्धति, जिसे एमआरएस बोलते हैं, अपनाई गई। कब अपनाई? 1956 में अपनाई गई। इसके द्वारा प्रत्येक निर्गमित नोट के बदले 100% मूल्य की प्रतिभूति होना आवश्यक है। 100% मूल्य का वैल्यू जो है होना चाहिए। न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ रुपए का एक संरक्षित कोष रिजर्व फंड रखेगी, जिसमें 15 करोड़ रुपए के बराबर का सोना होगा, गोल्ड होगा, 85 करोड़ के बराबर की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगा, मतलब इंटरनेशनल करेंसी होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय इकोनॉमिक्स का हम पढ़ेंगे।